कहानी का शीर्षक है वो आरे कॉलोनी वाली रात। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। साल 2018 में ये कहानी या यूं कहे ये किस्सा हमने यानी मैं सचिन और मेरा दोस्त सूरज, हम दोनों ने एक्सपीरियंस किया था। उस रोज हम दोनों हमारे एक और दोस्त सुरेंद्र को मिलने गए थे। आधी रात के 1:30 बज चुके थे। हम दोनों सुरेंद्र के घर से निकले, जो कि गोरेगांव आरे कॉलोनी से थोड़ी ही दूरी पर एक बैचलर्स अकोमोडेशन में रहता था। वैसे तो हमने आरे कॉलोनी के बारे में बहुत सी भूतिया कहानियां सुनी थी, बट उनमें कितनी सच्चाई थी इससे हम अनजान थे। और जहां बात भूतों की आती, हम तो मुकर जाते कि जिन्हें हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते तो यकीन कैसे करें। और उस दिन आखिरकार वो मौका हमें मिल ही गया। मैंने सूरज से पूछा, क्या कहता है दोस्त, कर लें आज भूतों भरा एडवेंचर? और सूरज ने भी हंसते हुए हामी भर दी। सुरेंद्र के ठिकाने से निकलते ही हमने आरे कॉलोनी वाला रास्ता ले लिया। एज यूजुअल मेरी आदत के मुताबिक मैंने अपने स्कूटर की टैंक फुल कर रखी थी। ये मेरी पहले से ही आदत रही है कि जब भी मैं घर से कहीं बाहर जाने के लिए निकलता हूँ तो मैं मेरी स्कूटर का टैंक फुल कर लिया करता हूँ। खैर, यहाँ वहाँ की बातें करते हुए हमने आरे कॉलोनी में एंटर कर लिया। अब तक आधी रात के 2 बज चुके थे। जैसे ही हम आरे कॉलोनी में एंटर हुए, एक अजीब सी हरारत महसूस हुई, मानो जैसे कोई हमें छू के गुजरा हो। जब हम एंटर हुए तब से हमें ठंड महसूस हो रही थी, बल्कि मौसम गर्मी का था। हमें लगा जंगल का एरिया है और पेड़ पौधे, हरियाली, शायद इसीलिए ठंड लग रही होगी। इस वक्त मेरे स्कूटर की स्पीड लगभग 50 से 60 के बीच थी। रास्ता कुछ ठीक नहीं था, जगह जगह गड्ढे थे और रास्ते पर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी। उस पूरे रोड पर सिर्फ हमारी स्कूटर की हेडलाइट की रोशनी चल रही थी और हमारे आसपास काला घना अंधेरा था। रास्ते में आ रहे सभी पेड़ इतने घने थे कि मानो हम किसी गुफा से गुजर रहे हों, क्योंकि आसमान तो हमें दिखाई ही नहीं दे रहा था। कुछ देर आगे तक राइड करने पर हमें ये पता चला कि इस रोड पर गाड़ियों की ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। हमारे सामने से तो कोई एक आध गाड़ी आ रही थी और पीछे से 1 या 2 गाड़ियाँ जो हमें दिखाई दी, वो भी हमें ओवरटेक करके आगे निकल गईं। थोड़ा आगे जाने पर हमने राइट टर्न ले लिया। हालांकि लेना हमें लेफ़्ट टर्न ही था, जो आगे जाकर गोरेगांव हाईवे से मिलता था, बट वो हमारी डेस्टिनी थी कि गलती, जो हमने राइट टर्न ही ले लिया, जिस पे चलकर आगे क्या होने वाला था इससे हम बिल्कुल ही अनजान थे। हम दोनों को ये फील हुआ कि कुछ तो गड़बड़ सी लग रही है, बट हम दोनों एक दूसरे को बताने से डर रहे थे। सूरज ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, यार गर्मी के मौसम में यहाँ आज ठंड लग रही है ना? उस पर मैंने कहा, हाँ ठंड फील तो हो रही है, शायद यहाँ पेड़ ज़्यादा होने की वजह से और जगह खुली खुली भी है, मे बी। और ऐसे ही यहाँ वहाँ की बातें करते हुए हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक हम दोनों को किसी औरत के रोने की एक तेज आवाज़ सुनाई दी, जिसे कोई हमारे कानों के पास ही रो रहा हो। सूरज ने डरते हुए कहा, अबे भाई सचिन, ये क्या है भाई? मैं एकदम चुप था। सूरज से मैंने कहा, कुछ मत बोल, बस इग्नोर कर और चुपचाप पीछे बैठे रहे। मैंने आव देखा ना ताव, एक्सीलरेशन पे जो हाथ कसा तो ना ही गड्ढे देखे ना ही कुछ और, बस स्कूटर को भगाता जा रहा था। अब मेरे स्कूटर की स्पीड 60 से 70 के बीच थी और अब तक हम दोनों ये समझ चुके थे कि हम यहाँ फंस चुके हैं, क्योंकि रास्ता कट ही नहीं रहा था। सभी पेड़ एक से लग रहे थे। जैसे वो हमारे पास से गुजरते हमें यही लग रहा था कि बस कुछ ही देर पहले हम यहीं से तो गुजरे थे। और एक बात ये भी थी कि रह रह के कुछ दूरी पर हमें एक जैसा इंसान हमारे आगे चलता हुआ नजर आ रहा था, जिसकी पीठ हमारी तरफ थी और उसके हाथ में एक छोटी सी वाइट कैरी बैग थी। न जाने उसमें क्या था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके हाथ में इस कैरी बैग के अलावा कुछ और था भी नहीं, ना ही कोई टॉर्च थी। और इतनी देर आधी रात को इतने अंधेरे घने जंगल में बस अकेले वो चला जा रहा था, बिना किसी उजाले की मदद के, और ना ही उसने कोशिश की हमसे लिफ्ट मांगने की, बस चला जा रहा था। सबसे चौंका देने वाली बात ये भी थी कि वही इंसान हमें थोड़ी थोड़ी देर से उसी रास्ते पर नजर आ रहा था बार बार।
हमें उस वक्त जो भी मंत्र याद थे सब हमने मन ही मन पढ़ना शुरू कर दिए। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मेरे बगल में एक सफ़ेद परछाई हमारे स्कूटर के साथ चल रही थी, मानो हमें चेस कर रही हो। जैसे मैं एक्सेलरेशन बढ़ाता वो भी हमारे साथ साथ तेज़ी से आगे बढ़ रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे कि वो हमें देखते हुए हमारे साथ साथ आगे बढ़ रही है। वैसे तो मैं जब भी ड्राइव करता हूँ तो मेरे स्कूटर्स के दोनों मिरर्स पे ही डिपेंड रहता हूँ, पर आज मुझे उनमें देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पीछे सूरज भी बैठे हुए हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था, जो मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था। सूरज और मुझे दोनों को हमारी राइट साइड पे इतनी ठंड महसूस हो रही थी कि मानो हम एक तरफ से बस बर्फ जैसे जमने ही वाले हों और लेफ्ट साइड बेतहाशा गर्मी का एहसास हो रहा था। उसी वक्त सूरज ने देखा कि राइट साइड वाला मिरर ठंड से फॉगी हो गया है, मानो उस पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं लेफ्ट वाला मिरर नॉर्मल था। उसे भी इस बात का एहसास हो रहा था कि कोई है हमारी बगल में जो हमें चेस कर रहा है, मानो हम पर हावी होना चाह रहा हो। इसी बीच मैंने देखा कि हमारे सामने से हर 1 किलोमीटर पे कुछ गाड़ियां पास हो रही थी। हमने ये सोचा कि अब की जो भी गाड़ी आए वही यू टर्न लेकर उसी गाड़ी को फॉलो करते हुए जाएंगे, ताकि मेन रोड मिल सके जहाँ से हम आए थे। क्योंकि ये रास्ता तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और ना ही हमारे पीछे से कोई गाड़ी आ रही थी। अब हमें पता चल चुका था कि हमने गलत रास्ता ले लिया है। थोड़ी देर तक ऐसे ही चलने पर दूर से मुझे किसी गाड़ी की हेडलाइट्स आती दिखाई देने लगी, जो थोड़ी दूर हमारे सामने से आ रही थी। थोड़े पास आने पर मैंने देखा वो एक टेम्पो ट्रक था। जैसे ही वो टेम्पो ट्रक हमारे पास आने लगा, मैंने वही एक्सेलरेशन कम किया और उसी टेम्पो ट्रक के पास से यू टर्न लेने लगा। जैसे ही मैंने यू टर्न लेना शुरू किया, हम दोनों को बहुत सी विचित्र और भयानक आवाज़ें सुनाई देने लगी, मानो जैसे कोई भेड़िया ठीक हमारे कानों के पास आके रो रहा हो। मैंने एक्सेलरेशन और बढ़ाया और उस टेम्पो ट्रक के पीछे जा मिला। अब मेरे स्कूटर की स्पीड लगभग 80 से आगे जा चुकी थी और अब तक वो सफ़ेद साया हमसे दूर जा चुका था। फिर भी वो आवाज़ें 1 से 2 किलोमीटर तक हमारे साथ ही थी। उस टेम्पो ट्रक को फॉलो करते हुए हम जैसे तैसे मेन रोड, मेन हाईवे पर आ गए और स्ट्रीट लाइट्स भी मिलना शुरू हो गई। बस थोड़ी दूर जाने पर ही सूरज ने मुझे आवाज़ दी, अबे सचिन, रुक 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 भाई, साइड में स्कूटर लगा, प्लीज़ प्लीज़। पता नहीं अचानक उसे क्या हुआ। मैंने उसके कहने पर अपनी स्कूटर साइड में लगा दी। वो झट से स्कूटर से उतरा और साइड में जाकर पेशाब करना शुरू किया। मैंने उसे कहा भी, अबे तू यहाँ पेशाब क्यों कर रहा है? दिस इज़ पब्लिक प्लेस यार। उस पर सूरज ने कहा, बड़ी, रात के ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं, कौन है यहाँ? कोई दिख रहा है तुझे? प्लीज़ भाई कर लेने दे, सोच कब से रोक के रखा हूँ। आप मानो या ना मानो, 5 मिनट तक वो पेशाब कर रहा था। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितना डरा हुआ था। रिलैक्स होकर वो स्कूटर पे आके बैठ गया और मुझे कहा, भाई जो मैंने देखा और सुना वो तूने भी देखा और सुना? मैंने कहा, हाँ, बट मैंने तुझे उस वक्त कहना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मैं भी डरा हुआ था भाई, और तू भी। सच मानिए, एक वही काम हम दोनों ने बड़ी समझदारी और सूझबूझ से किया था, जो एक दूसरे को उस वक्त कुछ कहा या बताया नहीं, वरना डर और खौफ के मारे वहाँ कुछ भी हो सकता था। डिस्कशन के एंड में सूरज ने मुझसे कहा, चल भाई, और हाँ, अब जिंदगी में कुछ भी हो, कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम यही कहेंगे कि हाँ, भूत होते हैं। जैसे हमारी एक दुनिया है, उनकी भी दुनिया होती है जो रात में जिंदा होती है। और ऊपर वाले का शुक्र मनाते हुए हम दोनों अपनी मंजिल, अपने घर की तरफ बढ़ चले। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही जिंदगी और मौत, ये भी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे जिंदगी की अपनी एक दुनिया है, वैसे ही मौत की भी अपनी एक दुनिया होती है। तो जो वहां है, उन्हें आजमाने मत जाना,
वरना अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठोगी। समझे?